Good morning. Welcome at the online as well as offline providing portal of PCC Pride Coaching Classes जौनपुर। IIT JEE और नीट के प्यारे एस्पिरेंट्स, हम लोग रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक ज़ोरदार, एक बड़ा, काफ़ी ताकतवर टॉपिक पढ़ रहे हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप या जिसको मैग्नीफायर बोलते हैं वो पढ़ा गया है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप पढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप हो या फिर टेलीस्कोप हो, उसमें बेसिकली कहाँ तक आप पहुँचेंगे कि आपका लेक्चर कंप्लीट समझा जाएगा। तो ये है MP, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर आप डिस्कस कर लिए, पूरा कंप्लीट डिस्कशन हो गया उस पूरे डिवाइस का। मैग्नीफाइंग पावर ध्यान दीजिए, सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफायर का कितना D/U होता है, D/U, where D be the shortest distance of distinct vision and U be the distance of object from lens। D/U यही बेसिक होता है। इसके दो स्पेशल सीखे गए थे। जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने तब कितना, तब D/F हो जाता है। और फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने तब ये फाइनल इमेज कैपिटल D पर बने, नियर पॉइंट पर बने, तब कितना होता है MP। इसी में 1 ऐड हो जाता है, 1 + D/F। ये है फार्मूला। तो कौन सा मैक्सिमम है, नियर पॉइंट वाला कि फार पॉइंट वाला? नियर पॉइंट वाला, जो नज़दीक से नज़दीक कैपिटल D बनता है। फार पॉइंट मतलब इन्फिनिटी बनेगा तो उसमें मैग्नीफाइंग पावर कम होगा। मैग्नीफाइंग पावर कम होगा लेकिन आँख पर कोई स्ट्रेन नहीं होता, ये सबसे अच्छी बात है। लॉन्ग टाइम तक आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। आप इमेज थोड़ा बहुत बड़ा नहीं दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, लेकिन लॉन्ग टाइम तक आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इसमें इमेज सबसे बड़ा दिखाई देता है। इमेज बहुत बड़ा दिखाई देगा लेकिन आँख पर तनाव ज़्यादा पड़ता है उसमें, जब कैपिटल D पे फॉर्म होता है। तो बेसिक फार्मूला ये। अब ध्यान दीजिए कि इसका प्रिंसिपल क्या है, क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। ये फोकस है, फोकस के बाहर रखना पड़ता है कि अंदर? फोकस के अंदर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? फोकस के अंदर रखना है, तभी क्वेश्चन बन पाता है। और जो लोग केवल फार्मूला रटने वाले में कहें, रे डायग्राम के बारे में कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल बनाना नहीं जानते हैं या उस पर ध्यान देने में भी कतराते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बी 15 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर है? 15। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम लेंस देन फाइंड आउट MP। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? बोले कौन सा लगेगा? ये मेन, ये जनरल है, मेन लगेगा कि स्पेशल लगेगा? कौन सा लगाएंगे? बोले इसमें से कोई फार्मूला नहीं लगेगा। जो फार्मूला केवल रट के आए हैं तो D/U लगा देंगे। जो थोड़ा सा और हल्के दिमाग के कहेंगे अच्छा F दिया, चलिए ये लगा देते हैं, चलिए ये लगा देते, उसी में अपना कूदेंगे, इधर उधर दाएं बाएं करेंगे। पहले ये तो देखिए मैग्नीफायर का एक्शन कर भी पाएगा कि नहीं। फोकल लेंथ 15 है, 15 से कम पे रखना चाहिए। अगर यही 12 पे होता, 12 पे होता तब ये काम कर जाता, U = 10 पे होता तब ये काम कर जाता। समझ पा रहे नहीं? माने ऑब्जेक्ट को पहले फोकल लेंथ के अंदर पढ़ना चाहिए, तब ये काम करेगा। नहीं तो खाली फार्मूला देखेंगे तो उसमें उलझेंगे, कभी ये कभी वो। आज सोमवार है ये लगाते, मंगलवार है आज ये चलेगा, रविवार छुट्टी दिन ये सबसे बड़ा वाला काम करता है कि नहीं? भाई डाटा आप देखिए, डाटा देख के पहले श्योर हो लीजिए मैग्नीफायर काम कब करता है। तो अब बात पकड़ में आई, यानी रे डायग्राम इम्पॉर्टेंट था, वो भी सीखने वाली चीज़ है। यानी सिंपल एक अकेला सिंगल लेंस जो कॉन्वेक्स वाला है कन्वर्जिंग बिहेवियर का, वो मैग्नीफायर की तरह कब एक्ट करेगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड लेंस। फोकस और लेंस के बीच में लाई करना चाहिए। लीजिए क्वेश्चन, a convex lens having focal length 15 centimeter is using as magnifier if an object is placed
at 12.5 centimeter apart, then its मैग्नीफाइंग पावर विल बी, होगा। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन 5/3, सेकेंड ऑप्शन 8/3, थर्ड ऑप्शन 2, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन? देख लीजिए क्वेश्चन सामने है आपके, क्या क्या दिया गया, फोकल लेंथ दिया गया और यू दिया गया। गिवन एफ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड यू इक्वल टू, माइनस मत लगाइएगा, मैग्नीफाइंग पावर के फार्मूले में माइनस साइन का इस्तेमाल नहीं, केवल न्यूमेरिक वैल्यू रखना, यहाँ छूट है। तो क्या पूछा गया है, ईएमपी। अब ईएमपी कौन सा फार्मूला लगाएंगे? अगर ऐसा कुछ बोला जाता आपसे, फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रहा है तो डी/एफ लगाते, फाइनल इमेज कैपिटल डी पे बन रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर, तो 1 + डी/एफ लगाते। कुछ भी नहीं कहा गया तो इसका मतलब बेसिक जनरल वाला लगाइए, क्योराल क्या लगाते हैं, डी/यू। और देख लीजिए मैग्नीफायर का एक्शन करेगा भी कि नहीं, फोकल लेंथ के अंदर है, ये केवल रेफरेंस लेने के लिए, अंदर पड़ा तब डी/यू लगेगा, इसीलिए एफ दिया गया है। और आप कहते हैं डी/यू में एफ की क्या ज़रूरत है? एफ की ज़रूरत है वो देखने के लिए, अंदर पड़ेगा तभी लगेगा। तो यहाँ पर फार्मूला एकदम बेसिक वाला जनरल वाला लगाते हैं, डी/यू। डी आपके लिए न बताया जाए तब भी पता है 25, ये 12.5, 12.5 का डबल होता है 25, 2 आ गया, यही आंसर। मैग्नीफाइंग पावर कितना है, एंगुलर मैग्निफिकेशन 2 है, मैग्नीफाइंग पावर को एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोल देते हैं। हल्का सवाल एकदम छोटा सा, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, इफ फोकल लेंथ ऑफ a simple microscope be 12 centimeter, then find out magnifying power if object is placed at, पहला क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर पर, दूसरा क्वेश्चन 10 सेंटीमीटर पर, तीसरा क्वेश्चन 12.5 सेंटीमीटर पर, चौथा क्वेश्चन 25 सेंटीमीटर। बताइए, पहला है ऑब्जेक्ट 5 पे रखा हो तब बताइए, 10 पे रखा हो तब बताइए, यहाँ रखा हो यहाँ रखा हो। बोले पहले के जवाब, फट से बोलिए तो। बोल क्यों नहीं रहे? डी/यू, डी आपके लिए 25 और यू आपके लिए 5, ये हो गया 5। दूसरे वाले जवाब बोले तो ऐसे हो रहा, 2 डी/यू ही लगाना है, ये डी मीन्स 25 और यू आपके लिए 10 है, तो ये आपके लिए 2.5 है। तीसरा वाला बोलिए, तीसरे और चौथे का मैग्नीफाइंग पावर नहीं डिस्कस किया जा सकता क्योंकि मैग्नीफायर ही नहीं है। फोकल लेंथ कितना है, 12 है, 12 से ज़्यादा हो गया, 12 से ज़्यादा हो गया, समझ गए? बोले बहुत टफ नहीं है, बस वही आपको जगा रहे हैं। अभी सुबह सुबह समय है, अभी केवल मुंह धुल के लगाए हैं, दिमाग थोड़ा सुस्त चल रहा है, वही जगा रहे थे, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, माने फोकल लेंथ अंदर रखा जाए तब डी/यू एप्लीकेबल होगा, अब फोकल लेंथ से बाहर हुआ तो डी/यू नहीं लगेगा, यानी वो मैग्नीफायर ही नहीं था, है ना।
इस समय कैसा इमेज बनेगा, अगर इसे रखी दे कैसा इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और जब उल्टा इमेज बनेगा तो उसका यूज थोड़ी करते हैं, सिंपल मैग्नीफायर से हमेशा इरेक्ट इमेज चाहते हैं हम लोग, है ना। जैसे कापी कुछ लेटर्स लिखे गए हैं नहीं दिखाई दे रहे उनको देखने के लिए, न्यूज़पेपर में बहुत बारीक बारीक लेटर लिखे उनको पढ़ने के लिए, हाथ की रेखाओं को जो पामिस्ट लोग होते हैं उनको पढ़ने के लिए। ये नोट हो गया, यानी इसमें रियल इन्वर्टेड बनेगा। ये रियल इन्वर्टेड बना तो मैग्नीफायर का एक्शन समाप्त हुआ, मैग्नीफायर नहीं है, सिंपल माइक्रोस्कोप अब नहीं एक्ट करेगा। इफ an object is placed at ten centimeter apart from a convex lens, comma, used as magnifier. Full stop. If focal length of lens be 12.5 centimeter, then find out magnifying power magnifying power. Second, shift in position of object to get maximum magnifying power. लीजिए एक तो अच्छा क्वेश्चन बना दिया। सिंपल माइक्रोस्कोप पर क्वेश्चन आते नहीं हैं, ये तो केवल हम लोग हाथ साफ कर रहे हैं, आता है कंपाउंड पर। लेकिन जान लीजिए बाय द वे हल्का क्वेश्चन पूछ ही दिया गया तो आपसे रुके ना। बताइए पहला वाला क्या होगा 2.5, दूसरा वाला बताइए। दूसरे वाले में क्या डिमांड किया पहले ये तो बताइए। मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम हो, मैक्सिमम गेन करने के लिए ऑब्जेक्ट कितना खिसकाना पड़ेगा। 10 पर तो नहीं आएगा, 10 पर तो रखेंगे मैग्नीफाइंग पावर, आपने बोला 2.5। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर होगा कितना 3 होगा। और वो कब आएगा, यू की किस वैल्यू के लिए आएगा। यू की वैल्यू निकाल लीजिए और यू की पुरानी वैल्यू 10 है तो दोनों डिफरेंस लेंगे तो वो शिफ्ट आ जाएगा। तगड़ा सवाल है, हल्के में नया आकी इसको। लीजिए समझ गए होंगे।
भाई 10 पे रखा गया है तो यहाँ इस समय मैग्नीफाइंग पावर जो सीधा साधा है d/u से आप निकाल लिए। भाई 12.5 है फोकल लेंथ, इसके अंदर ही है, हाँ मैग्नीफायर काम करेगा और वो कितना मैग्नीफाइंग पावर देगा, 2.5। पहला क्वेश्चन, MP इक्वल टू d/u 25 और u की सीधे वैल्यू रखनी होती है, सबसे फायदे वाली बात है, न्यूमेरिक वैल्यू केवल रखना है 2.5, एक आंसर आ गया। सेकेंड वाला, मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ MP क्या होता है जी, ये तो होता है 1 प्लस d/f होता है, ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन ये 3 निकाल के करेंगे क्या, पहले ये बताइए। ये तो मान लीजिए 3 आ ही गया, चलिए लिख दे रहे हैं 1 प्लस 25/12.5, ये हम भी जान रहे हैं 1 प्लस 2 दैट इज 3 होगा, लेकिन कब होगा, EMP की वैल्यू 3 तो होगी, 2.5 जनरल केस में, 3 मैक्सिमम है, अब इससे ऊपर नहीं होगा, लेकिन कब होगा, कब होता है, जब फाइनल इमेज कहां पर बनता है, इन्फिनिटी पर बनता है कि डी पर बनता है, डी पर बनता है, वो बात आपको याद रखनी, एकदम बैक बीच का क्वेश्चन है। इन दिस सिचुएशन, इससे कोई मतलब नहीं तो अपनी जानकारी को दिखाए हम, इन दिस सिचुएशन फाइनल इमेज फॉर्म एट नियर पॉइंट दैट इज डी पर बनता है, यानी क्या, यहां से एक चलिए लिख ही दीजिए आज ही, तो लेंस वाला क्वेश्चन, v इक्वल टू क्या लिख देंगे, -d, u इक्वल टू क्या लिख देंगे, -u, f इक्वल टू क्या लिख देंगे, प्लस में ही f, यही ना, सिंस 1/f इक्वल टू 1/v, 1/v माइनस 1/u, तो 1/f इक्वल टू 1/-d प्लस 1/u, बोले 1/u लिखा जाए इधर ही, तो d इधर आ जाएगा, 1/u इक्वल टू 1/d प्लस 1/f, ये कहीं सिस्टम आया था, बोले। अब यहीं से आप निकाल लीजिए, इस सिचुएशन से 1/u निकाल लीजिए, तो 1/u इक्वल टू क्या, 1/d 25 और प्लस 1/12.5, बोले ठीक। अब यहां से u निकल जाएगा ना, और u पहले वाला 10 है, तो दोनों डिफरेंस ले लीजिए, वही आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ये देखिए मामला थोड़ा टेढ़ा है, हाँ आ जाएगा, सॉल्व करने लायक है। 1/u इक्वल टू 1/25 मतलब कितना, नहीं जी ऐसा मत करिए, ये डायरेक्ट एलसीएम ऐसे ले लीजिए, u लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन d प्लस, ऐसा लिख दें, डायरेक्ट कर लीजिए, तो ये सॉल्व कर लिया हमने। तो d 25 है, f आपके लिए 12.5 है, और ये 25 प्लस 12.5, बोले तो कितना आ गया, ये नीचे वाला 37.5 है, 25 इंटू 12.5, ये 37.5, 25 से कैंसिल कर सकते हैं, 25 से कैंसिल करें, ये 15 आएगा, 1.5, हाँ 3, हाँ इससे कैंसिल करें 3 आ जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा 25/3, दैट इज 3 × 8 = 24, 8.3 सेंटीमीटर, देख रहे हैं नहीं, ये u की वैल्यू होगी, तो शिफ्ट कितना होगा, शिफ्ट हो जाएगा आपके लिए
पहले वाला डाटा माइनस बाद वाला डाटा, डिफरेंस लेना है बड़े में छोटा। बड़ा वाला 10 था, अभी वाला जो निकाला 8.3 था, क्या आ गया जी 1.6 की 7, ये आंसर समझ में आ गया। मैंने वही आपको याद आ रहा है कि नहीं, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर होता कब है? जब फाइनल इमेज कहाँ पर बनवाते हैं? नियर पॉइंट पर, कैपिटल डी पर। कैपिटल डी पर के लिए यू कैसे निकालते हैं, वही यू निकाल लीजिए, हो गया। ऐसा नहीं कि यही 10 पर रखने पर ही मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा, खिसकाना पड़ता है। अच्छा बताइए मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा इसी क्वेश्चन के लिए? 2 होगा। मिनिमम कितना होगा? मिनिमम माने डी बाई एफ क्यू, डी 25 और एफ आपके लिए 12.2 होगा। और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए कितना शिफ्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को? 2.5, क्योंकि मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर होता कब है? जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए? फोकस पर। तो 10 पर है और 12.5 पर रखेंगे तो इसका मतलब 2.5 सेंटीमीटर खिसकाया आपने। समझ गए कि नहीं? नोट करिए। अब सीखना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक हल्का क्वेश्चन तब तक लिख के छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए। फोकल लेंथ ऑफ converging lens B 2.5 centimeter, then find out minimum and maximum magnifying power when it is used as magnifier। बताइए क्या आएगा? पहले मिनिमम बताना फिर मैक्सिमम। बोले फट से तुरंत, इतना देर क्यों लगा रहे हैं? चलिए कोई बताए। 10 और 11, एक तो 10 होगा, एक तो 11 होगा। डी बाई ये करेंगे भाई, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है इससे मतलब नहीं, तब मिनिमम माने डी बाई एफ लगना है, मैक्सिमम माने 1 प्लस डी बाई एफ लगना है, बस ये ना। जब मिनिमम मैक्सिमम की जिद किया जाएगा तो वही स्पेशल केस लगाएंगे। मिनिमम बनता कब है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, तो आप कहेंगे इस पर, कोई फोकसे पर रख दीजिए। मैक्सिमम कब बनता है, जब फाइनल इमेज कहाँ बने? डी पर। उसके लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए? डी एफ बाई डी प्लस एफ पर, है कि नहीं? अभी फार्मूला खट से बोल दिया करिए वाला। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए इमेज कहाँ बनना चाहिए? डी पर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए? डी एफ बाई डी प्लस एफ पर। मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए इमेज कहाँ बनना चाहिए? इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए? एफ पर, है कि नहीं? पूरा एकदम टटोल निकाल लीजिए भाई, जो बोल रहे हैं एकदम सही सही वही इमेज देख के बोल रहे हैं। चलिए मिनिमम क्या होता है जी? मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर वैल्यू रखिए 25 बाई 2.5, ये हो गया आपके लिए 10। मैक्सिमम वाला
1 प्लस डी बाई एफ, 1 इसमें धीरे से ऐड करना है। तो 1 और डी बाई एफ तो निकाले तो हैं एक बार, 10 और 11। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की कहानी समाप्त हुई। इस पर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप जरूर कर लेंगे। जैसा क्वेश्चन आपको दिया गया है बिल्कुल इसी पैटर्न पर अच्छी किताबों में सवाल हैं, इससे ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं। अब पूरा कंक्लूजन एकदम निकाल लीजिए, एक बार आपस में से बातचीत कर लीजिए। मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फार्मूला क्या है? डी बाई यू। और ये कब लगता है? हमेशा थोड़ी लगता है। व्हेन यू इज लेस देन एफ, फोकल लेंथ से कम हो तब लगता है। और स्पेशल फार्मूला मिनिमम कितना होता है? मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर बोलिए, डी बाई एफ, मैक्सिमम 180। इस समय v कहाँ होता है? v कहाँ बनता है? फाइनल इमेज इन्फिनिटी। इस समय फाइनल इमेज कहाँ बनता है? d पर। इस समय ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है? इस समय ऑब्जेक्ट, हाँ ये ऐसे बोलना, इतना सटीक जवाब, तब इसका मतलब कंप्लीट स्टडी हो गई, पूरा निचोड़ आपके पास पहुंच गया है कि नहीं? भाई इससे ज्यादा तगड़ा क्या बने? अब फटाफट ये सब चीजें जान रहे हैं तो हो गया, जो चाहिए सो आपके सामने है। पढ़ते पढ़ते उसी में से और कंक्लूजन ड्रा होता है। और विश्वास मानिए, जो आपकी नोट्स है उसको एक बार पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे तब बहुत प्रोनाउंस थॉट क्रिएट होगा, बहुत ज़बरदस्त विचार आपके मन में आएगा। तीसरी बार जब पढ़ेंगे आप तब ये मन करेगा कि लाइए किसी को सिखाते हैं, और जो लोग परेशान हैं, दीनहीन गरीब टाइप के हैं, उनको बताया जाए, उनकी मदद किया जाए, ऐसा विचार आपके अंदर आएगा। जान लीजिए, माने कुछ इसके ऊपर नहीं है, एकदम सुप्रीमम चीज़ आप पा रहे हैं। और जो नोट्स होती है वो भी बोलती है। नोट्स जब आप पढ़ेंगे, किताब वो कॉपी जो पढ़ेंगे वो भी बातचीत करेगी आपसे, बिल्कुल उसी स्टाइल में। पेज पलटेंगे तो जल्दी पेज नहीं पलटा जाएगा, कहेगा अरे अभी इसको पढ़ नहीं पाए हो, क्यों पलट रहे हो, अभी रुको। ऐसे पेज जल्दी उठाए नहीं उठेगा, पढ़ लेंगे तब अपने आप ऐसे पलट जाएगा। वो भी बातचीत करती है। हटा दे रहे हैं इसको, रिमूव कर दें। ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप का केस था, इतना मजा जो आप लोग ले रहे हैं। कंपाउंड वाले में कितना मजा आएगा जरा देखिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो बहुत मजेदार है, उसमें नई नई चीजें और पढ़ने के लिए आती हैं। कंपाउंड वाले में चलिए, सेकेंड डिवाइस है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका उपयोग आँख के क्लोजर, आँख के समीप बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए होता है। माइक्रोस्कोप की मदद से क्या देख सकते हैं आप? छोटी चीजें, बड़ी चीजें। माइक्रोस्कोप की मदद से क्या देख सकते हैं? छोटी चीजें, बड़ी चीजें? छोटी चीजें। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ तो वही, हाँ वही, इसीलिए कम शब्द में बोलने के लिए कहा गया है, इसीलिए कम शब्द में जवाब हम मांग रहे हैं, माने छोटी की बड़ी। तो आपके पास ज़्यादा जानकारी, काफ़ी देर तक बातचीत कर ले रहे हैं। हाँ तो छोटी चीज़ें, अगला वाला बताइए कि छोटी चीज़ें कहाँ हो? आँख के पास हो कि चंद्रमा पे हो?
छोटी चीजें, चंद्रमा पर भी धूल गर्दा मिट्टी ऐसे बहुत बड़ा तमाम बैक्टीरिया वैक्टीरिया टहल रहे हैं। छोटी चीजें हों लेकिन आई के क्लोज में, आंख के समीप होने के बावजूद भी जो ना दिखाई देती हैं उनके लिए। अब पता लगा ब्लड टेस्टिंग करवाना, तो वहीं बिस्तर पर लेटे कह रहे हैं अरे डॉक्टर साहब वहीं फ़ोन कर दिए, जरा देखिए क्या हुआ है हमको, माइक्रोस्कोप तो रखे हैं आप, क्या बुलाएंगे, वहीं से झाँक ले, वहीं से देख ले क्या दिक्कत है आप। साल्मोनेला टाइफी है कि मलेरिया पैरासाइट है कि कहीं राना टिग्रिया तो नहीं है आपके अंदर है। ये मटर का क्या होता है, सपाई बम सटाई बम। चूहे का तो रैटस होता है, अब बिल्ली का कैटस बिल्ली का क्या होता है, कुछ होता होगा, कठिन हो गया मामला। गुड़हल का क्या होता है, हिबिस्कस होता है क्या है, और बबूल का अकेसिया होता है। हम गए थे ताजमहल विजिट करने, वहाँ घूमने गए थे, तो वहाँ पर जितने भी प्लांट लगे हैं सब पर ऐसे नेम प्लेट लगाया गया है, बॉटनिकल नेम सबका लिखा गया है, क्योंकि वहाँ पे फॉरेनर भी आते हैं, विदेशी भी आते हैं ना। अब बबूल, पैसे वसूल, ये सब थोड़ी पढ़ पाएंगे। उनको क्या पता है कौन बबूल है कौन सी, अपना बॉटनिकल नेम लिखा रहता है, पढ़ के समझते हैं। अब कुछ लोग अंग्रेजों को कुछ भी नहीं जानकारी है तो ट्रांसलेटर पकड़ लेते हैं, ट्रांसलेटर बताएंगे तो या हाँ अपना करते रहेंगे उसी में, है ना। और ट्रांसलेटर को पैसा कमा लेते हैं, बकाते हैं कि ये देखिए ये किंग का ये दिस इज कॉल्ड मकबरा 2 बार मुँह बना बोलते हैं हम लोग, है ना। फिर उसके बाद दिखाते हैं लेजर लाइट लिए, तो कहते हैं कि देयर आर 7 लीव्स इन दिस फ्लावर, इस फूल में 7 पत्तियां हैं। कहते हैं या जबकि एक ही पत्ती रहेगी या एक पत्ती में उसे दिखाएंगे, देखो उसी में हाँ हूँ करते हुए निकल जाए। जैसे दीवार वाल पे डिजाइनिंग वाइनिंग की जाती है ना, कुछ कह देंगे उनको खाली या कहने से मतलब है। और एक तो बंदरों की तरह उनकी निगाहें तो मैंने चलती फिरती एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं रहते हैं, दिखाएंगे यहाँ देखेंगे वहाँ, कहेंगे या ठीक, वो इधर दिखा रहे हैं उधर देख रहे हैं। जैसे भीड़ में बैठे हों तो वो शांति से नहीं बैठे रह सकते, एकदम बिल्कुल चहल पहल, कुछ न कुछ या वाह अपना हा हू जमाइए लेना, तेजी से हल्ला कर देना, हू कर देना, माने उनकी आदत होती है ना। अंग्रेजों को देखने से लगता है कि हम लोगों के जो एंसेस्टर थे, फोर फादर, जो पूर्वज, वो प्योर माने 100% कन्फर्मेशन हो जाता है बंदर ही थे, है ना। अंग्रेजों को देखने पर लगता है, कन्फर्म हो जाता है कि बंदर थे हम लोग जो फोर फादर थे। अच्छा, वहीं पर गेट के पास में जैसे आप एंट्री करेंगे ताजमहल में, एंट्री गेट के बाहर ही वहाँ पर बड़े बड़े डीप फ्रीजर रखे गए हैं, आपको पानी पीने की सुविधा दी जाएगी। आपका चेहरा देखेंगे हल्का सा दिख रहे हैं, ठीक ठाक कल्लू टाइप के लग रहे हैं, तो आपको 10 रुपये की बाटल मिलेगी, है ना। खूब ठीक ठाक लग रहे हैं, नहाए धोए लग रहे हैं, पहनावा बिल्कुल डिफरेंट है, फॉरेनर लग रहे हैं, आपको वही बाटल 60 रुपये की मिलेगा, 50-60 रुपये की मिलेगा, है ना। डिफ्रीजर वही बाटल वही उठा के 60 रुपीज़ 10 रुपीज़, है ना। आप अपना घर के डिब्बा वाला या बल्टी वाला मग वाला पानी नहीं ले जा सकते हैं। अंदर खाने पीने की चीज़ें जो कुरकुरे है या और सब चीज़ें हैं, सब बाहर वहीं बाइज्जत छीन लिया जाए, वहीं गेट पर रखवा दिया जाएगा। अंदर आप ले जा रहे हैं तो पानी केवल वहाँ वाला पानी आप ले जा सकते हैं अंदर। पता लगा कुछ वैसा पानी हो, अपना पी करके वहीं लेटे हैं, पड़े हैं अपना 2 घंटा बाद एकदम नींद आ गई, झपकी लग रही है, तो बाहर पानी। हम गए थे और एक हमारे मित्र थे, परम मित्र थे, दिनेश यादव जी, उदित नारायण यादव, तो दोनों लोग बहुत देसी कट एकदम देहाती मिजाज वाले थे। हम लोग अपना खाने पीने के लिए 2 लीटर वाले पेप्सी वाली बाटल थी, उसमें चना भर देते थे और 1 लीटर पानी भर देते थे, ढक्कन बंद। रात भर ट्रेन में से फूलता रहता था, सुबह एकदम बिल्कुल नेचुरली, कहीं दतून पेड़ देख के चढ़ जाते थे, दतून तोड़ा जाता था। फिर दतून तोड़ने के बाद बढ़िया से मंजन होता था, कहीं ट्यूबवेल पानी ऐसे
फोर्स गिर रहा था, खाली परमिशन लेना रहता था मालिक से, भैया यहाँ नहा सकते हैं, हाँ नहा सकते हैं, चलो ठीक है। नहाने वाने के बाद अच्छा गुड़ भी हम लोग ले गए थे, गुड़ चना बहुत चाव से हम लोग खाते थे पहले। गुड़ ले गए थे, जैसे वहाँ पर बैरिकेटिंग होती थी, तलाशी ली जाती है, तो वहाँ की जो आगरा की जो पुलिस थी वो देखी, बैग खुलवाई तो उसने देखा कि ये सब क्या है, शायद उसको समझ में आया होगा लेकिन हम लोग नहीं समझदार थे उसमें, तो उसने कहा कि ये क्या है, तो हमने कहा सर ये गुड़ है, गुड़। तो कहा कि गुड़ ये क्या होता है, जरा श्रीवास्तव देखो ये क्या है, जरा देखो तो। कहा नहीं अफीम तो नहीं है। माने क्या क्या नहीं है वो कंफर्म कर रहे थे, गुड़ है वो पक्का नहीं हो रहा था। तो बहुत देर बाद तो पूछा कि खाया जाता है इसको, हमने कहा कहे नहीं, पहले तुम खाओ, माने आपस में पहले राय बना, पहले तुम खाओ, तो वो लेके खाया, फिर देखा तो खुद चटकारा लगाया, फिर कहा नहीं जरा टेस्ट करो तुम भी, माने एक भेली लगभग वो खाए। तो जो हमारे मित्र थे वो थोड़ा ठीक ठाक थे, वो कहा कि अच्छा लग रहा हो तो ले लीजिए, हम लोग जाने दीजिए, है ना, भकाइए मत, हम लोग टाइम लॉस हो रहा है। तो एक भेली और उसको पुड़िया में लपेट कर कागज में दिया गया, तो फिर हम लोग गए। चलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप सीखा जाए। बहुत पहले हम गए थे, लगभग 2005 में, 5 या 6 के आसपास, उस दौरान बीएससी कर रहे थे, उसी समय गए हुए थे। चलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस का इस्तेमाल होता है। कितने कॉन्वेक्स लेंस? 2 कॉन्वेक्स। बस वही काम है, एक लेंस जो बहुत फाइन ऑब्जेक्ट है, बहुत महीन से एकदम नन्हा सा ऑब्जेक्ट है, उसका थोड़ा सा मैग्निफिकेशन करेगा, तो दूसरा लेंस पा जाएगा उस थोड़े वाले को और बड़ा मैग्नीफाई कर देगा, और बड़ा कर देगा। यानी यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितनी बार होता है? ट्वाइस, 2 दफ़ा होता है, 2 बार होता है। पहला वाला कुछ बढ़ाया, दूसरा वाला कुछ और बढ़ा दिया, तो देखने लायक हो गया, है ना। जैसे स्टेबलाइजर वगैरह लोग रखते हैं कि घर में इलेक्ट्रिक कम है, तो स्टेबलाइजर लगा करके स्टेप अप कर दिए, उसको बढ़ा दिए, काम भर बिजली मिल रही है कि नहीं। टुल्लू पंप वगैरह क्या काम है, जैसे वाटर टैंक से सप्लाई हो रहा है लेकिन फोर्स नहीं है, या जो शहर में सप्लाई होती है नगर पालिका वाले जो पानी वाटर सप्लाई करते हैं टैंक से, फोर्स नहीं है घर में, तो टुल्लू पंप लगा दिए तो थोड़ा फोर्स ज़्यादा तेज़ी से सक करके देने लगा पानी खींच करके। या दूसरे तल्ले पर चढ़ाने भर पानी नहीं सप्लाई कर पा रहा, केवल पहले ग्राउंड फ्लोर तक कुछ 2-4 मीटर तक वाटर सप्लाई कर सकते हैं, दूसरे तल्ले पहुंचाने के लिए टुल्लू पंप लगा दिए तो खींच करके पहुंचा दे दूसरे तल्ले पे, है ना। पावरफुल टुल्लू पंप लगा दिए और तीसरे, चौथे, 5वें, 10वें तल्ले तक पहुंचा देगा। समझ रहे कि नहीं? माने उसमें थोड़ा मैग्नीफाई करने वाला काम करता है। 2 लेंस लगाने से यही होता है, पहला वाला कुछ इमेज बनाएगा, दूसरा वाला थोड़ा उसको और बढ़ा देगा। ऐसे एम्पलीफायर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक सिंगल जो ट्रांजिस्टर होता है साउंड को थोड़ा सा बढ़ाएगा, और जब 2 लगा देते हैं तो एक जो थोड़ा सा बढ़ाया तो थोड़ा सा और बढ़ेगा, ज़्यादा मैग्निफिकेशन हो गया, ट्वाइस मैग्निफिकेशन हो रहा है 2 बार। चलिए, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या कहानी है, ये पास की बहुत छोटी ऑब्जेक्ट, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को, वायरस है, बैक्टीरिया है, पास हो और जो नेकेड आई से न दिखाई दे, है ना, उनको देखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। पास हो, सॉरी छोटा तो हो लेकिन पास भी होना चाहिए, है ना। चौराहे पर वहाँ पर बैक्टीरिया कौन टहल रहा है, कौन कॉलर टाइट करके जा रहा है, कौन गुर्रा रहा है, ऐसे उससे नहीं मतलब है, पास वाला, नज़दीक वाले से नहीं। इसमें कितने लेंस होते हैं? 2, और दोनों के दोनों कॉन्वेक्स लेंस। लिखिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट made by to high power convex lenses
यूज टू मैग्नीफाई very small object near to eye known as compound microscope. ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिक फिगर इसका दिखा दे रहे हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो लेंस होते हैं और दोनों ट्यूब होती है, हालो सिलेंड्रिकल ट्यूब, उसके एंड पर ये टाइट किए जाते हैं। हालो सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, उसके एंड पर दोनों लेंस फिटेड होते हैं। ये खोखली नलियां होती हैं, एक लेंस यहाँ लगा होता है, एक लेंस यहाँ। जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ वायरस बैक्टीरिया देखने के लिए लगाया गया होता है, माने ऑब्जेक्ट की तरफ जो इशारा करता है, प्लेस होता है, उसका नाम ऑब्जेक्टिव, क्या नाम होता है। और जो लेंस आंख के करीब होता है, जहां आंख लगा के देखते हैं, उसका नाम आई पीस होता है। ऑब्जेक्टिव है, ये आई पीस है, इसका नाम ऑब्जेक्टिव या और कोई नाम फील्ड लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव या फील्ड लेंस। और जो आंख के करीब होता है, इसका नाम अभी आपने बताया आई पीस। जैसे लेग पीस होता है वैसे या एक नाम और आकुलर। हिंदी अंग्रेजी देखिए कितना चक्कर है। एक तो कोई व्हाट्सएप पे कोई वीडियो भेजा था, उसमें दो बच्चे थे, बैठे थे, तो एक से पूछा गया कि यहाँ क्यों बैठे हैं भाई, तो कहा कि माई लेग इज पेनिंग। उसको अंग्रेजी आता था, अंग्रेजी बोल दिया। फिर उससे पूछा गया कि आप क्यों बैठे हैं यहाँ, तो कहा कि माई लेग, माई पेनिंग, माई लेग पीस। कहा अरे कोई बात नहीं, हिंदी में ही बोल दीजिए। कहा कि हमार गोड़ बहुत दर्द करता है। यही है माने। देखिए इसका नाम क्या है जी, ऑब्जेक्टिव या फील्ड लेंस, और इसका नाम क्या है, आईपीस या आकुलर। अच्छा एक चीज और, दोनों लेंसों के बीच की गैपिंग ये ध्यान दीजिए। जैसे एरियल देखे हैं, एरियल जो होता है, अरे वॉशिंग वाला नहीं, एरियल हम बता रहे हैं उसका। जैसे यही ये नहीं देख रहे हैं, इसमें स्लाइडिंग वाला सिस्टम, ऐसे खींच करके बड़ा कर ले रहे हैं, इसके स्टैंड को छोटा कर दे रहे हैं। रेडियो रिसीवर में जो एरियल लगा होता है, ऐसे खींचते हुए चले जाए बहुत बड़ा हो जाता है, फिर ऐसे प्रेस कर दिए, दबा दिए, छोटा हो जाता है। देखें नहीं, उसी तरह की व्यवस्था यहाँ भी होती है, स्लाइडिंग की व्यवस्था होती है, माने खींच करके आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, या खींचने की व्यवस्था माने अपने आप भी थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सिस्टम लगा दिया जाता है। ये चूड़ीदार एक पेंच होता है ना, उसको लगा दिया जाता है। अब इस पेंच की सहायता से इसको टाइट करते जाएंगे, कसते जाएंगे, तो दोनों बीच की गैपिंग कम, उल्टा खोलते जाएंगे तो दोनों बीच की गैपिंग बढ़ती जाएगी। इसको बोलते हैं रैक पिनियन अरेंजमेंट। क्या नाम है, जैसे चारा काटने वाली मशीन में देखे हैं, जो दो बेलनियां लगी होती, बीच में चारा डालिए, चारा ऐसे खींचता चला जाता है। अब बेलनियों का मोशन जरा देखिए, एक ऐसे क्लॉकवाइज चलेगी, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। या एक केवल एक्शन दिखाएं, जैसे हमारे हाथ में तमाम ऐसे स्क्रैच मार्क, तमाम धारियां हैं, गड्ढे हैं, है ना, और इस हाथ में ऐसे लंबे लंबे गड्ढे हैं, लंबे लंबे इस तरह से। हम इसको खींच करके बढ़ा रहे, जैसे ऐसे करें,
बढ़ रहा है कि नहीं? उल्टा टाइट कर दें, ऐसे ऐसे ऐसे, छोटा हो। देख रहे हैं? इस अरेंजमेंट का नाम क्या है? रैक पिनियन अरेंजमेंट। जैसे चारा काटने वाली मशीन में बिल्लियाँ लगी होती हैं, बिल्ली चलती है, ऐसे चल रही है, चारा को आगे बढ़ाएगी। उल्टा चक्का चला, चारा पीछे आ जाएगा। वही वहाँ पर घुमा करके, इसको घुमा करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मनचाहे ढंग से घुमा करके एडजस्ट कर सकते हैं। इनके बीच की गैपिंग को वेरी कर सकते हैं मनचाहे ढंग से। अच्छा, दोनों लेंसेज के बीच की जो सेपरेशन होती हैं उसको बोलते हैं लेंथ बोलते हैं। और क्या क्या बोलेंगे? किसका लेंथ? माइक्रोस्कोप। तो कोई पूछे कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है, तो आप कह देंगे सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज नोन एज लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। बोलिए। अच्छा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप किस तरह के माइक्रोस्कोप में होता है? सिंपल में कि कंपाउंड में? कंपाउंड में। सिंपल में क्यों नहीं? क्योंकि वहां एक लेंस है, दो लेंस के बीच गैपिंग होती है ना। चलिए, ये है आपके लिए, इसका नाम क्या है? थोड़ा नाम बड़ा मजेदार है, रैक पिनियन, PINION, पिनियन अरेंजमेंट। हिंदी में नाम बड़ा टिपिकल है, रैक पिनियन अरेंजमेंट। हिंदी में बोलते हैं दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। क्या नाम है इसका? दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। उसमें दांते लगे होते हैं और चक्राकार उसको घुमाया जा सकता है। दंतुर दंड चक्र व्यवस्था, नोट करिए इसको। अच्छा, एक बात तो समझ ही गए होंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कौन बड़ा होता है? ऑब्जेक्टिव बड़ा कि आईपीस बड़ा? आईपीस बड़ा, सही जवाब। आगे जब टेलीस्कोप पढ़ेंगे इसके अगली वाली हेडिंग, तब जानते हैं उसमें क्या बड़ा? तब ऑब्जेक्टिव बड़ा, आईपीस छोटा ना। अगला वाला सीना नहीं दी तब बताते हैं। ये बन गया ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन। ये हम लोग काम के नहीं, खाली तो नेमिंग करने के बहाने ऐसे बना लिया। प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है, जो फर्स्ट लेंस है, माने ये जो ऑब्जेक्टिव वाला है, जो फील्ड की तरफ इशारा कर रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है, जिसको ऑब्जर्व करना देखना है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फर्स्ट फोकस के बाहर ऑब्जेक्ट लाई करना चाहिए। कहाँ पड़ना चाहिए ऑब्जेक्ट? फर्स्ट फोकस के बाहर। और जब फर्स्ट फोकस बाहर रहेगा तो कहाँ, कैसा इमेज बनेगा? रियल इन्वर्टेड। कैसा बनना है? रियल इन्वर्टेड। और रियल इन्वर्टेड बनेगा तो किस तरफ? जैसे हम समझा दें आपको, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आपका आईपीस, ये इसका फर्स्ट फोकस है। फर्स्ट फोकस के किधर रखा जाए? बाहर, अवे। यहां पर रखेंगे, इसका कैसा इमेज बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड, ऐसे इमेज बनेगा। अब जो रियल इन्वर्टेड बनेगा, तो ये जो इमेज बना है इसके आईपीस के फर्स्ट फोकस के अंदर पड़ना चाहिए। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव के फर्स्ट फोकस बाहर ऑब्जेक्ट रखते हैं, है ना, और उसका इमेज कहां बनेगा? अपोजिट साइड बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, और आईपीस के फोकस के अंदर पड़ना चाहिए। इसके लिए कोई जहमत नहीं उठानी, कोई मुसीबत नहीं है, साधारण सी व्यवस्था है कि जहां बना रहा तहां बना रहा है। रैक पिनियन अरेंजमेंट से अपना घुमा लीजिए, लेंस वही पास लेके चले आइए, अपना फोकस भी लेके चला आएगा ना, उसकी फोकस इस तरफ क्रॉस कर जाए, हो गया, है ना। तब ये जब फोकस के अंदर पड़ेगा, तब ये कैसा इमेज बनाएगा? वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और, लेकिन इसका इरेक्ट माने नीचे की तरफ मुंह किया, तो इसका सीधापन तो है, ऐसे ही रहेगा। ये भी कहेंगे भाई हाँ ये दोनों सीधे हैं, समझ पा रहे नहीं? बोलिए, तो कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इरेक्ट बनेगा आईपीस के रिस्पेक्ट में, लेकिन होल सोल बेसिक जो मूल आपका ऑब्जेक्ट था उसके रिस्पेक्ट में कैसा होगा? उल्टा हो गया कि नहीं? इन्वर्टेड इमेज बनता है। दो लेंस की मदद से जो कंपाउंड बना रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें कैसा इमेज बनता है? इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। कैसा इमेज बनता है? इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। यानी इन्वर्टेड इमेज का कोई प्रूफ, हाँ, जब एमपी निकाला जाएगा मैग्नीफाइंग पावर, तो उसमें नेगेटिव आ जाएगा, तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। अच्छा, कोई ये नहीं पूछा कि सर ऑब्जेक्टिव के, मान लीजिए जैसे पहले मैग्नीफायर में, सिंपल माइक्रोस्कोप में फोकस के अंदर अगर रख दे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? तो दिक्कत ये हो जाएगी कि ये लेंस इमेज किधर बनाएगा? इसी तरफ बनाएगा, बड़ा बना देगा कि नहीं? वर्चुअल इरेक्ट। और जब इसी तरफ बन जाएगा, ये लेंस तो
एक्शन करने का मौका ही नहीं पाया। बोलिए, इसके सामने जब पढ़ता तब नहीं अपना पावर दिखाता, तब नहीं बढ़ाता उसको। अब जैसे वॉलीबॉल हो रहा है, अकेले ही दो लोग ऐसे खेल रहे हैं या दीवार मार के खेल रहे हैं, बाकी 8-10 प्लेयर उछल रहे हैं, अब आए अब मारेंगे, अब आए अब मारेंगे, यानी कौन बढ़िया उनमें से खेलता है कैसे पता लगेगा? जब एक बार बाल उनको दे दी, वो भी थ्रो करे, नेट पार करा, तब मैं समझ में आया ये तो अच्छा प्लेयर है। समझ पा रहे नहीं? यानी इसके पास, इसके सामने पहले फ्रंट में इसका इमेज बनना चाहिए। जब ये जो है इमेज बना देगा इसके सामने, ये मौका पा जाएगा, ये भी अपना बना देगा, अपनी ताकत दिखा देगा। और इधर कब आएगा? जब फोकस के बाहर हो ऑब्जेक्ट। प्रिंसिपल समझ गए कि नहीं? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? किसके फोकस के बाहर? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के कौन से फोकस के बाहर? फर्स्ट फोकस। हाँ, तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा, और जो फर्स्ट टाइम इमेज बनेगा वो आईपीस के रिस्पेक्ट में कहाँ होना चाहिए? आईपीस के फोकस के अंदर कि बाहर? फोकस के अंदर। किस फोकस के अंदर? फर्स्ट फोकस के ही अंदर। समझ गए कि नहीं? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड beyond first focus of convex lens form image form real and inverted, real and inverted image. Full stop. Object placed बियॉन्ड माने परे होता है, दूर। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फर्स्ट फोकस एंड लेंस फॉर कैसा इमेज? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ये प्रिंसिपल है, क्योंकि दोनों बातों का यूज होना है, दोनों बातें लिख दे रहे हैं। फर्स्ट फोकस के बाहर ऑब्जेक्ट रखना चाहिए, लेकिन आईपीस के फर्स्ट फोकस के अंदर इमेज बनना चाहिए। पहली बार वाला ना। रे डायग्राम ही सबसे सुपीरियर माना जाता है, इसी में सारी जानकारियां हो जाती हैं हम लोगों को। रे डायग्राम खूब अच्छे से समझिए। रे डायग्राम से ही ईएमपी तक पहुंचते हैं हम लोग, मैग्नीफाइंग पावर। चलिए, रे डायग्राम जरा समझिए इसका। ये कौन है? ऑब्जेक्टिव या फील्ड लेंस। ऑब्जेक्टिव या फील्ड लेंस बना रहा है।
ऐसा करिए, पहले ये फोकस है जी, किसका फोकस है? ऑब्जेक्टिव का। कौन सा? पहला। F लिख दिया, लेकिन डैश लगाने से मतलब फर्स्ट। इसके बाहर ऑब्जेक्ट रहे, कहीं भी रहे, ये ऑब्जेक्ट है। इसकी हाइट कितनी है जी? h। और यहां कहीं ये क्या है? ये तो ऑब्जेक्टिव है, इसका नाम आईपीस। रिफ्रैक्शन होता है लेंस के दोनों सरफेस, लेकिन हम लोग रिफ्रैक्शन केवल और केवल बीच की जो डॉटेड लाइन होगी। हाँ बताएं भाई, बताइए क्या कर रहे हैं? हाँ अच्छा ठीक। हाँ एक बार वीडियो रोक करके फिर से ऑन करना है। चलिए इधर देखिए, ये पैरेलल रेज आ रही प्रिंसिपल एक्सिस की। पैरेलल रेज आ रही, कहाँ पर इमेज बनाएगा? कहाँ से रेज जाएंगे पहले बताइए? फोकस से। जो ये फोकस है सेकंड फोकस हो जाएगी, थे यहाँ कहीं फोकस होगा, ऐसे जाएगी। ये कौन सा फोकस है? सेकंड। F O लिख दे रहे हैं साफ साफ, कैपिटल F O ना। और जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगी, ये यहां से, वो कैसे जाएंगी? सीधे सीधे जाएंगी, मुड़ेगी नहीं। ये डबल हेडेड वाली, डबल हेडेड वाली ऐसे गई, डबल हेडेड वाली। समझिएगा, जहां पर इंटरसेक्ट कर देंगे वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये आपके लिए बन गया इमेज। इमेज की साइज कितनी है? h डैश बोल दिया। ऑब्जेक्ट का यह था, पहला लेंस ने काम करके थोड़ा सा बड़ा किया, इसकी साइज कितनी हो गई? h डैश। अब जरा समझिएगा, ये इमेज बनाया है ऑब्जेक्टिव ने, और यही आईपीस के लिए किसकी तरह काम करेगा? आईपीस के लिए किसकी तरह काम करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह। अब कहाँ पढ़ना चाहिए? आईपीस के फोकस के अंदर। कह दीजिए भैया ये FE है, वो भी फर्स्ट वाला आईपीस का फोकस है, उसके अंदर पड़े, कितना डिस्टेंस पड़े इससे मतलब नहीं, बस खाली यही है, यही सब सेटिंग करना होता है। अब अंदर पढ़ने के लिए भाई ये तो एक काम किया, ये इसका फोकस यहाँ पड़े, इसके लिए क्या करेंगे? पूरा रैक पिन अरेंजमेंट खिसका लाएंगे इसी को, है ना। खिसका करके जहाँ पर ये बना है इमेज, ऑब्जेक्ट जो बना है उसके पार करा देते हैं इसका फोकस। मतलब लेंस ले आएंगे तो ऑटोमेटिक ये FE डैश भी खिसकता जाएगा, लेंस ले जाएंगे तो ये खिसकता जाएगा, है ना। अब फिर से बनाइए, इससे जो रेज पैरेलल चलती हैं प्रिंसिपल एक्सिस की, वो कहाँ से होकर जाती हैं? फोकस से। ऐसे है क्या? जैसे ये FE डैश इतने डिस्टेंस पे, उतने डिस्टेंस इधर भी रहेगा ना। ये आपके लिए कौन सा फोकस हो गया जी? FE, देख रहे हैं, सेकंड फोकस। और जो रेज C से चलती हैं ऑप्टिकल सेंटर से, वो तो बिना मुड़े बिना झुके सीधे निकल जाती है। ये डबल हेडेड वाली। अब आप बताइए, आगे इधर जो निकल रही है रेज, ये पैरेलल हैं कि कन्वर्जिंग है? डाइवर्जिंग है। कन्वर्जिंग पैरेलल चक्कर मत रहिए, ये रेज फैल रही अच्छा होता ऐसा है, मतलब जो एक बाउंड्री लगा दी जाती, लोग उसी में सोचते हैं, उतने सोचते हैं अच्छा 2 ऑप्शन है, इसमें से एक बोलना है यहाँ नहीं देख रहे कितना बड़ा धोखा होने वाला है। अच्छा आप लोग भी कम चालाक नहीं, धीरे धीरे अब जानते हैं फंस जाएंगे तो बोलबे नहीं करते हैं, एकदम चुप्पी में साधे रहते हैं। ये हम लोग सुंदर सी आंख है, इसके बीच में कहीं पर आप रहेंगे तो आपको दिखेगा।
अच्छा, अब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? जो रेज है आगे बढ़ाने पर कोई चांस नहीं, पैरेलल होता कर देते आगे मिलेगा इन्फिनिटी पर। डाइवर्जिंग है फैलने वाली तो आगे नहीं बन पाएगा, बैक ट्रेस करना पड़ेगा ये ऐसे। अरे पहले लंबी सी स्केल उठाइए तो ये इसके सीधे बढ़ाइए, और इसको यहां बढ़ाइए, इसको बैक ट्रेस करिए। बिना स्केल कितना सीधा कैसे हो सकता है भाई? देख रहे, वो भी मात्र 2-3 बार मिटाकर बनाने। हमें खुद यकीन नहीं होता इतना सुंदर कैसे बना लेते हैं। थोड़ा और दूर कटवाते हैं। अच्छा, ये कहाँ कट करेगा इसके बारे में कोई फिक्सिंग नहीं है कि एफ काट देगा, लेंस के अंदर काटेगा। ये दोनों लेंस को बाहर एकदम इधर काट सकता है, ऑब्जेक्ट के भी इधर काट सकता है। समझ पा रहे नहीं? ये क्या है आपके लिए? कौन सी इमेज है? ये तो पहली बार इमेज बना, ये फाइनल इमेज बना। दिस विल द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। नोट करिए इसको। अब इंस्ट्रूमेंट की मदद से आंख पर कितना एंगल बन रहा है, ये जो भी एंगल बनता है उसको हम लोग थीटा मार्क करते हैं, और वही वर्टिकली अपोजिट एंगल से यहां भी थीटा हो जाएगा जी। चलिए, यही थीटा है इंस्ट्रूमेंट की मदद से। ये नहीं कि यहां दिखा दें, यहां दिखा दें तभी कहां आंख कहां देख पा रहे, आंख तो वहां है ना, माने इस लेंस के बाद वाला जो। अच्छा, जरा डिस्टेंस के बारे में जरा श्योर हो लीजिए। ये डिस्टेंस क्या है जितना हाथ फैला है? देखिए बोल पाते कि नहीं आप लोग? ये एफओ है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये डिस्टेंस क्या है? एफ ही है, एफ ही है। चलिए फिर से, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस क्या है जी? वी है। इस लेंस के लिए तो इमेज की पोजीशन है, ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज है कि नहीं? तो पहचान में कैसे आए? तो वीओ लिख देते ना, इमेज की डिस्टेंस है, लेकिन कौन बनाया है? ऑब्जेक्टिव। अच्छा, यही जो इमेज बना है, ऑब्जेक्टिव जो तैयार किया है, इसके लिए क्या है? डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, यू लिख दें। और कौन सा नोटेशन लगाएंगे? ई लगाएं कि ओ? तो यू ही लिख दीजिए, हम भी लिख दे रहे हैं यू ही है। अच्छा, इसको क्या बोले? तो मेन ऑब्जेक्ट है, तो इसको यू लिख दें। और यू क्या नोटेशन कोई बताएंगे सब स्क्रिप्ट वाला? ई लगाएं कि ओ? यूओ मीन्स पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव वाले लेंस के लिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सब चीजें कितने सुंदरता से दिखा लिया है। कोई ये पूछे, बताइए दोनों लेंस के बीच की गैपिंग क्या है? देख के बताइए लेंस के बीच की सेपरेशन है। देख नहीं रहे क्या? वीओ है प्लस यू, यही लेंथ लिख दे रहे हैं, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। बस यही फिगर ही मेन था, वीओ प्लस यूई। एक काम तो बना ही लिए। मैंने ऑब्जेक्टिव जहां इमेज बनाएगा वो डिस्टेंस प्लस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दोनों का सम करते हैं। फिगर बहुत अच्छा बना है, आप लोग भी प्रयास करिए ऐसे ही बनाइए। देख रहे हैं इतना पूरा ऐसे तामझाम ऐसे बनाया, अगर एक बार में आपके सामने हाईलाइट किया तब आप समझ नहीं पाएंगे, डर जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ऐसे बोलते बतियाते हुए बनाए हैं कि नहीं? बोलिए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं बताइए? फर्स्ट फोकस के बाहर। और पहली बार इमेज कहाँ बना है? आई पीस के फर्स्ट फोकस के अंदर। ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्टिव को फर्स्ट फोकस बाहर, और पहली बार जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है? आई पीस के फर्स्ट फोकस के अंदर।
फाइनल इमेज कहाँ बनता है? अब लेफ्ट साइड बनेगा, है कि नहीं? एच डैश और एच डबल डैश कैसे हैं? वर्चुअल इरेक्ट है कि नहीं? लेकिन मेन ऑब्जेक्ट दिया गया उसके रिस्पेक्ट में फाइनल इमेज कैसा है? उल्टा है कि सीधा? उल्टा है, इन्वर्टेड। अब बारी है मैग्नीफाइंग पावर की। मैग्नीफाइंग पावर, EMP। EMP क्या होता है जी? बोलिए। थीटा बाई थीटा क्या है? एंगल फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यंत्र की मदद से जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। और थीटा नॉट क्या है? मैक्सिमम एंगल फॉर्म्ड एट नेकेड आई, बिना इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो मैक्सिमम एंगल बन रहा है, दैट इज द थीटा नॉट। तो चलिए थीटा क्या है? फ्रॉम फिगर, थीटा मतलब वही tan मन में सोचा करिए। तो थीटा मतलब क्या? एच डैश बाई यूई लिखना चलेगा? एच डैश बाई यूई, बोल नहीं रहे? और एच डैश क्या है? नीचे बन रहा है तो माइनस यूई बाई, हम साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, आप लोग फाइनल फार्मूले मत करिए। क्या आ गया? थीटा। ये हो गया आपके लिए एच डैश बाई यू, दिस विद इक्वेशन नंबर 2। बट ये पुरानी प्रथा है, थीटा नॉट मीन्स मैक्सिमम एंगल फॉर्म करने के लिए आंख के पास से पास एकदम क्लोजर रखते हैं कैपिटल डी पर। क्या आता है फार्मूला? एच बाई डी की माइनस डी, एच बाई माइनस डी। ये होता है आपके लिए थीटा नॉट। दोनों को वैल्यू फिट करिए। यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1 V है, वैल्यू रखिए, फायदा लीजिए। क्या हो जाएगा? MP की वैल्यू आ जाएगी थीटा एच डैश बाई यूई है, थीटा नॉट पूरा पूरा एच बाई माइनस डी है। तो ये इन्वर्ट कर जाएगा भाई, पलट जाएगा तो क्या आएगा? माइनस डी बाई यू लिख दे रहे हैं, माइनस डी बाई यू और इंटू एच डैश बाई एच। समझिएगा? बोले। अब आप बताइए, कुछ आपको जानकारी होगी, एच डैश क्या है? इमेज की साइज है कि ऑब्जेक्ट की? एच क्या है? साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ, ये तो एम होता है, मैग्निफिकेशन होता है। लेकिन किसका मैग्निफिकेशन है? ऑब्जेक्टिव का है कि आईपीस का है? ऑब्जेक्टिव। ये मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्टिव का। फिगर हम हटाना चाह रहे हैं। चलिए जरा देखिए, सिंस एच डैश बाई एच क्या होता है? ये आपके लिए V बाई यू लिख दें, V बाई यू। V बाई यू किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी VO बाई यू नोटेशन लिखा। क्या बोलते हैं इसको? मैग्निफिकेशन किसका है? आप ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का है। नाउ इक्वेशन 4 का नया रूप क्या हो जाएगा? इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज, मैग्नीफाइंग पावर हुआ आपके लिए माइनस डी बाई यू इंटू वी ओ बाई यू ओ।
यही मेन फार्मूला है। दिस बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नोट करिए इसको। अगर लैंग्वेज में हम आपसे बुलवाना चाहें, बताइए, बोलिए, ये क्या लिखे हैं ब्रैकेटेड पार्ट में? मैग्निफिकेशन है। किसका? ऑब्जेक्टिव का आईपीस का? और जरा इसके ऊपर ध्यान दीजिए, जो बाहर इंतजार कर रहा है, ये क्या है? डी बाई यू क्या है? कोई बोल दे। क्या है ये? मैग्नीफाइंग पावर है ये। अरे एमपी का फार्मूला नहीं पढ़े? सिंपल माइक्रोस्कोप में खाली डी बाई यू ही तो होता था। ये डी बाई यू माने मैग्नीफाइंग पावर है। किसका? आईपीस का। लैंग्वेज में बोल सुनाना है तो क्या बोलेंगे? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। कहीं लैंग्वेज में अगर लिखा रहे हो, सिलेक्ट करना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जैसे आप बता दें। लिख लीजिए इस बात को भी, इतना नोट करिए। इसके आगे लिखिए, दैट इज एमपी इक्वल्स टू, क्या लिखते हैं? माइनस साइन लगा करके एमपी ऑफ आईपीस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ किसका जी? ऑब्जेक्टिव। ये हो गया एमपी का फार्मूला लैंग्वेज में। कहीं पर डाटा दिया रहे, जैसे कि गिवन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस बी 2 एंड मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बी 10, देन फाइंड आउट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। खाली मल्टीप्लाई ही करना रहेगा, और नहीं तो ऐसे 4 टर्म आपको चाहिए। अगर ऐसे बोल दे सेंटेंस में, तब उसका वैल्यू, फिर उसका वैल्यू, खाली केवल मल्टीप्लाई करती हो गया। यही सब अच्छे से पढ़ने के ही मतलब है। हर चीज को बारीकी से, पूरे फुल सेंसिटिविटी के साथ पढ़िए। कहीं से बीच से अगर क्वेश्चन उठा रहा है, तभी तुरंत उसको पकड़ लीजिए आप। ईएमपी तक आ गए, टारगेट पूरा हुआ। ईएमपी पहुंचना मूल उद्देश्य था। यूपी में बचपन से रहते रहते हम लोग उब गए थे, अब एमपी आ गए। चलिए, एमपी के बाद अब जैसे स्पेशल केस में डिस्कस किया जाता था मिनिमम और मैक्सिमम, उस तरह से यहाँ भी 2 डिस्कशन करिए आप। 2 डिस्कशन लिखिए। स्पेशल केसेस। केस फर्स्ट। पहला केस, बताइए फाइनल इमेज कहां बनवाएं? इनफाइनाइट पर। और इनफाइनाइट पे जब बनेगा तो उस समय मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर आएगा कि मैक्सिमम? मिनिमम। लेकिन एक बात की खुशी है, आंख पर कोई तनाव खिंचाव नहीं रहेगा। आई विल वर्क इन रिलैक्स कंडीशन, एकदम आराम से, कोई तनाव खिंचाव नहीं। नॉर्मली आप व्यू करेंगे, घंटों, 2 घंटे, 3 घंटे तक आप देख सकते हैं। एक आध दिन लगातार ऐसे चाय पानी मिलता रहे तो चेयर लगा के बैठ करके आप लगातार देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। कोई स्ट्रेसिंग नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं होता है, मिनिमम स्ट्रेन होता है, रिलैक्स्ड कंडीशन। तो पहला केस, इफ फाइनल इमेज फॉर एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब कौन सा पॉइंट? नियर पॉइंट, फार पॉइंट? फार पॉइंट। और क्या बोलते हैं? कंडीशन फॉर रिलैक्स्ड आई। और क्या बोलते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड कहते हैं ना। चाहे नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड में कहा जाए, चाहे फार पॉइंट पर इमेज बनाइए, या फिर रिलैक्स कंडीशन के लिए इमेज फार्म करिए, सब के लिए यही मतलब है कि इन्फिनिटी पर बनाइए। इन्फिनिटी मतलब फार पॉइंट, दैट इज ए। इस समय सीधी बताइए जल्दी से, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने तो फाइनल इमेज बनाने का ठेका कौन लिया है, कौन जिम्मेदारी लिया है? आईपीस की ऑब्जेक्टिव?
तो यानी आई पीस फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रहा है, तो इसका मतलब आई पीस के लिए जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो वही फोकल लेंथ की इक्वल होगी, फोकस पर रखा गया होगा। यही तो कंक्लूजन मिला, फोकस पर रखने पर इन्फिनिटी मिलता है। बोलिए। और हमारी बात कम हजम हो रही, लीजिए मैथमेटिक्स पर आपको ज़्यादा भरोसा है, लीजिए कैलकुलेट करिए। फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रहा है, यानी वी ई कितना हो गया जी, इनफाइनाइट, और यू ई कितना, माइनस यू, और एफ ई कितना, कॉन्वेक्स है तो एफ ई। ये क्या लिख दें, फार्मूला ओरिजिनल एकदम ब्रांडेड वाला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/, वैल्यू रखिए। अच्छा, ये फार्मूला जनरल है लेंस के लिए, केवल आईपीस के लिए लिखना था, हर जगह ई लगा दीजिए। तो क्या आ जाएगा भाई, 1/fe, और ये तो इन्फिनिटी हो गया है जी, 1/इन्फिनिटी, और ये माइनस साइन साथ लिखे हैं तो प्लस हो जाएगा 1/ue। तो क्या आया, ये तो 0। ue कितना हो गया, एफ ई आया कि नहीं, यही पहले बता रहे थे, केवल सेंटेंस पढ़ करके हम लोग समझ रहे नहीं। ue की वैल्यू क्या है, एफ ई। तो नाउ मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा आपके लिए माइनस d/ue, तो d/ue आज एफ ही हो गया है, और इनटू अगले में कोई टचिंग नहीं करना है, vo/uu ही रहने देना है। ये हो गया। लेंथ क्या होगा, लेंथ यल तो लिखे थे, क्या लिखे थे, vo प्लस ue, और ue आज कितना हो गया, एफ ही। बस थोड़ा नया फार्मूला मिल गया, vo प्लस एफ ही। समझ गए होंगे। नोट हो गया। सेकंड केस पे आइए, सेकंड केस पे, केस नंबर 2। फाइनल इमेज अब की बार कहाँ बनवाए भाई, कहाँ बनवाए, डी पर, नियर पॉइंट, फार पॉइंट। अच्छा, ये मैग्नीफाइंग पावर आपको अंदाजा कम है, लेकिन हम ज़्यादा जानकार हैं, हम बता दे रहे हैं, इससे कम कभी नहीं, ये मिनिमम है। अभी आप फार्मूला अगला वाला पेश होगा तो खुद ही देख लेंगे, कम से कम हो जाता है, तो उसमें 1 ऐड रहेगा, उसमें 1 ऐड रहेगा, देख लीजिए। इफ फाइनल इमेज फार एट नियर पॉइंट, दैट इज कहां पर, डी पर, कैपिटल डी, नियर पॉइंट में बने तो बताइए, फाइनल इमेज नियर पॉइंट बन रहा था, यानी वी आपने फाइनल इमेज बनाता कौन है, आईपीस के ऑब्जेक्टिव, यानी आईपीस के लिए कितना हो गया, डी, और बनाता सामने ही है तो माइनस डी लिख रहे हैं, और आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट पोजीशन माइनस यू, और मान लीजिए आईपीस भी कॉन्वेक्स है तो एफ ही लिखा जाएगा, माइनस साइन नहीं। अब रख के निकाली। अच्छा, टारगेट क्या है, मूल उद्देश्य क्या है, ये वाला डिस्कशन करने का। मेन टारगेट ये होता है कि जो एमपी का फार्मूला हम लोग सीखे हैं ना, तो उसमें यूई आ गया है, यूई, वही यूई माने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना चाहिए, वही यूई की वैल्यू बार बार निकालते हैं हम, है ना। आईपीस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, वो यूई की वैल्यू निकालते हैं, यूई से भर देते हैं, तब एमपी आ जाता है। चलिए लगाइए लेंस फार्मूला, बाई लेंस फार्मूला, क्या फायदा होने वाला है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/, और वो भी आई पीस के लिए सब कुछ काम हो रहा था, हर जगह सब स्क्रिप्ट में ई लगा दीजिए, तो 1/f ही, ये तो यही रहेगा, और ये आपके लिए माइनस 1/d हो गया, प्लस 1/u हो गया, ui हो गया। बोले अच्छा आप बताइए, ui ही तो निकालने आए हैं, ui को रहने दीजिए, इस तरफ ले आइए, ये हो जाएगा आपके लिए 1 + d
इधर आके ऐड हो गया, प्लस 1/Fe इक्वल टू 1/, तो 1/UE, या ऐसा क्यों नहीं करते, 1/UE मिल गया तो D/UE चाहिए ना, तो D/UE कब मिलेगा, जब सब में D से मल्टीप्लाई कर दें, विच इम्प्लाइज D/D, D/Fe और D/, आखिर इतने पूरे की जरूरत मिल जाएगी कि नहीं, वहाँ यूज में आ जाएगा, बोलिए। वैसे ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप ऐसे राउंड निकल लीजिए, फिर हम लोग D से मल्टीप्लाई कर दें, D/UE, इतना पूरा टर्म जल्दी से मिल जाएगा। तो यहाँ से बताइए ये D/UE कितना आया, D/UE, इसको 1 लिख दें, 1 + D/, मिला कि नहीं। नाउ अब MP क्या हो जाएगा, MP होता तो भैया -D/UE, तो लिख दिया हमने 1 + D/Fe, 1 + D/, और इनटू क्या चलेगा, बोलिए। उस फार्मूले और इस फार्मूले में देखिए, ये ज्यादा है कि नहीं, ये वैल्यू मैक्सिमम है कि नहीं। नेगेटिव साइन मत देखिएगा कि नहीं नेगेटिव में बड़ा हो गया छोटा बोल दें, है ना। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, फाइनल इमेज विल बी इन्वर्टेड, फाइनल इमेज इन्वर्टेड, अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ये तो हम लोग आंखों से देखे ही। ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस खड़ा किए थे और फाइनल इमेज एस डबल डैश वाला नीचे लटका था, ये समझ पाए। लेंथ क्या होगा कोई बता देता, लेंथ यल क्या होता है, यल होता है VO + UE, और UE यहां जल्दी से निकाल सकते हैं, बोले UE क्या होगा जल्दी से, बहुत अच्छा, DFE / D + FE। वैसे ये डिफिकल्ट चीज था, आपने जल्दी से ट्रांसफर करके बोल दिया, यहां से लेंथ हो गया। पूछा जाता है मैग्नीफाइंग पावर, देखिए एक फ्री वाली चीज हम लोग भी लिखते चल रहे हैं, लेंथ भी बगल में बताते चल रहे हैं। हो गया, मैग्नीफाइंग के फार्मूले में बार बार जो नेगेटिव साइन आया है वो किस बात का द्योतक है, क्या प्रदर्शित करता है, फाइनल इमेज विल बी, चलिए स्पेशल केस का पहला वाला पार्ट रिमूव कर दें, स्पेशल केस का पहला वाला पार्ट इरेज कर देना। अब आप देखिए कुछ खास बातें, नहीं तो आप लोग मनमानी करने लगेंगे, बता दें एक बार अपनी तरफ से, कुछ छोड़े नहीं। यही कहने वाले हैं जो बार बार बीच बीच में टोकते रहते हैं कि मैग्नीफाइंग फार्मूले में आप लोग साइन का इस्तेमाल मत करिएगा, केवल और केवल न्यूमेरिक वैल्यू रख दीजिएगा, क्योंकि साइन का इस्तेमाल देख रहे हैं, इतना मेहनत करके UE की जगह -UE ये सब हम लोग खुद किए, तो फाइनल रिजल्ट में आप साइन का इस्तेमाल नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि साइन का इस्तेमाल प्रॉपर हम लोग करके तब डेरिवेशन तक पहुंचे हुए। पर्टिकुलर एक लेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो करिएगा, लेकिन जहां MP के फार्मूले की बात है वहां पर नेगेटिव साइन का इस्तेमाल मत करिए, मैंने केवल न्यूमेरिक वैल्यू रखते चले जाना है। मैग्नीट्यूड नोट लिखिए,
नेगेटिव साइन इन EMP किस बात का रिप्रेजेंटेटर है? रिप्रेजेंट्स दैट फाइनल इमेज will be inverted. Final image will be inverted. उल्टा बनता है, यही बताता है। दूसरी खास बात, पहली तो जानकारी वाली बात है, जानिए ना जानिए वो आपकी बात है, लेकिन दूसरी वाली अप्लाई करने वाली बात है, इसको जानना जरूरी है, इसमें भूल बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा है मना कर दे रहे, डोंट यूज, एकदम से क्रॉस मार्क, खबरदार, केवल साइन नहीं, केवल वैल्यू रखना है, साइन के बारे में कोई चिंता नहीं करनी। डोंट यूज साइन कन्वेंशन इन फार्मूला ऑफ EMP। एक ठो और लिख लिए, नहीं तो भूल कर जाएंगे, जब पूरी बात मानने लगे तो कहेंगे तो आप बताए ही नहीं थे। EMP और लेंथ के फार्मूले में साइन के इस्तेमाल वर्जित है ना, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन, सख्त मनाही। नोट हो गया? नोट का तीसरा एक पॉइंट, ये IIT का एक ऑप्शन मैच कराने के लिए आया था। नोट का तीसरा पॉइंट, क्वेश्चन ही से डील कर दे रहे हैं कि अच्छा कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो होता है जिसमें फोकल लेंथ स्मॉल, ऑब्जेक्टिव और आईपीस की फोकल लेंथ स्मॉलर मतलब हाई पावर होनी चाहिए, हाई पावर का ऑब्जेक्टिव भी इस्तेमाल करना चाहिए, हाई पावर का आईपीस भी। समझ पा रहे नहीं? हाई पावर का ऑब्जेक्टिव एंड हाई पावर का आईपीस। लेकिन कोई पूछे दोनों में से किसका हाई पावर होता है? ऑब्जेक्टिव का। किसका? ऑब्जेक्टिव आईपीस दोनों हाई पावर के, लेकिन दोनों में ज्यादा, जैसे हार्ट अटैक कौन ज्यादा जैसे खतरनाक है? नहीं, बीपी वाला, ब्लड प्रेशर वाला। लो बीपी ज्यादा खतरनाक है, हाई बीपी? अरे दोनों खतरनाक है, कोई ना हो, भगवान करे किसी को कोई ना हो। लेकिन जहाँ एकदम तौलने की बात आ जाए, नहीं बताइए, घबराइए मत, आपको हो नहीं रहा है, खाली बताना है मुंह से। बताइए कौन ज़्यादा खतरनाक है? लो बीपी। लो बीपी में अगल बगल माहौल लोग समझ नहीं पाते हैं आपको क्या दिक्कत है, क्या समस्या है ना? एकदम बॉडी कूल होती जाती है, आप एकदम शांत शांत, चेहरा एकदम शांत रहता है, आप धीरे से, ऐसा लगता है जैसे आराम कर रहे हो आप। और हाई बीपी वाले में आपके अंदर घबराहट होती है, पसीना आता है ना, सारे एक्शन बढ़ जाते हैं। एक बार पानी मांगेंगे तो जैसे 2 सेकंड नहीं बीतेंगे तब तक आप डांट पड़ेगी, इतनी देर से कह रहे हैं पानी 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 चिल्ला रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है, धौंस जमाएंगे, डांट पड़ेगी, घबराहट होगी, उसमें आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, जिस 2 वर्ड के बीच में गैपिंग होती है बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर देंगे आप, सारे एक्शन इंक्रीज कर जाते हैं। जो खनिक वगैरह होते हैं, जो माइंस में जाते हैं, खादानों में, वहाँ पर जो डेथ अक्सर होती है, इतने खनिक मर गए यहाँ पर कोयले की खादान में, तो वहाँ पर 2 इफेक्ट होता है। एक तो वहाँ पर जहरीली गैसेस निकलती हैं दलदली स्थानों से, मार्स गैस, मीथेन वगैरह वहाँ पर रिसाव हो जाता है। एक तो वो पॉइजनस होता है, उससे जान चली जाती है। दूसरा, बहुत गहरी माइन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो आपका हार्ट वाला प्रेशर कम हो जाएगा, उस पर दबाव पड़ेगा ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट मनमानी नहीं कर पाएगा, तो हार्ट पंपिंग रेट डिक्रीज कर जाएगा। यानी लो बीपी के हाई तो सीधा सीधा लो, नीचे जाएंगे तो लो बीपी होगी, पहाड़ी जाएंगे तो हाई बीपी होगी। अपना सीधे सीधे कॉन्सेप्ट बनाइए। तो बीपी लो हो जाता है। बीपी लो होने के बाद आदमी कोई छटपटाहट नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। लोग सोचते हैं, कोई लोग काम कर रहे हैं जो ठेकेदार होते हैं, अपना उधर सिगरेट उगरेट उधर कचीलम चलता रहता है ना। कोई लोग अपना काम कर रहे हैं, झुआ फरसा भर रहे होंगे, कोयला भी बाहर आएगा, है ना। ये समस्या हो जाती है। बहुत आराम से वो चले जाते हैं, पता भी नहीं लगता, कोई छटपटाहट नहीं, कोई मूवमेंट नहीं कर पाते। उनको क्या समस्या, शेयर नहीं कर पाते।
वो सोचते हैं कि जैसे मन ही मन अभी बोलेंगे, अभी कोई आएगा तो कह देंगे, लेकिन मूवमेंट नहीं हो पाता। सबसे फैटल, सबसे घातक लो बीपी। ऐसे शुगर का बढ़ना घटना दोनों नुकसानदेह है, लेकिन ज़्यादा कौन सा दिक्कत पैदा करता है? शुगर का घट जाना। तो उसमें आप चल नहीं पाएंगे, पैर में पैर फंस जाएंगे, लंगी लगना शुरू हो जाएगी, गिर जाएंगे, दिक्कत होगी। और शुगर हाई है तब आपके मसल्स में जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे दर्द होगा, पेन होगा, परेशान होगा। और लो बीपी और जो लो शुगर होता है लगभग सेम सिचुएशन में होता है। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तब कोमा वाली स्थिति आने लगती है, लेकिन हल्का हल्का याद आने लगता था कि इनको कहीं देखे हैं क्या ऐसे, है कि नहीं? तब ये सिचुएशन हो जाती है, लो शुगर होने। चलिए देखिए तीसरा, फार वैसे इलेक्ट्रिसिटी में आपको बताएंगे लो वोल्टेज ज़्यादा खतरनाक कि हाई वोल्टेज ज़्यादा खतरनाक? लो वोल्टेज ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि जब वोल्टेज लो होगा तो जो डिवाइस लगाए हुए हैं, फैन वगैरह, एसी, जो भी समर्सिबल, टुल्लू पंप, जेट पंप लगाए हैं, तो आप मुंह देख के नहीं चलती हैं कि आप उनके आनर आज कम में चल जाए। उसको मेंटेन करना है, वो कांस्टेंट पावर के लिए डिवाइस बनाई जाती है। पावर क्या होता है? वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है। देख रहे हैं? अगर वोल्टेज लो हो गया तो करंट ज़्यादा खींच कर उसका कंपनसेशन करेगी, तो करंट ज़्यादा खींचेगी। जैसे किसी पहलवान को आप न्योता दिए हैं, तो मान लीजिए 50 रोटी खाता है, पता लगा 20 से 25 रोटी सब बनाए हैं आप, 20-25 रोटी खाएगा तो उसके बदले में कम से कम 2 कुकर चावल उसको दीजिए, है कि नहीं? उपवास नहीं करेगा वो, पहलवान है तो उसका कंपनसेशन चावल से कर लेगा। समझ रहे हैं? वोल्टेज ड्रॉप किया, वोल्टेज कम है तो उसका कंपनसेशन कैसे करेगा? करंट इंक्रीज कर लेगा। और जब करंट बढ़ जाएगा तो प्रोड्यूस्ड हीट का फार्मूला होता है I²RT/4.2 कैलोरी। देख रहे हैं? इतना कैलोरी हीट होती है। अब करंट जब बढ़ जाएगा तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में हीट का प्रोडक्शन होगा, और बहुत ज़्यादा हीट डेवलप होगी। जो वायर लगे हुए हैं वो इट कैन मेल्ट, इट कैन बर्न, आग लग सकती है, धुआं धक्कड़ हो सकता है ना? तमाम घटना है। यानी जैसे मान लीजिए दोनों खतरनाक है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज दोनों खतरनाक है, लेकिन ज़्यादा खतरनाक कौन है? लो वोल्टेज। दोनों कंपेयर किया जाए एकदम कांटे पर तो लो वोल्टेज वाला ज़्यादा खतरनाक। जैसे 220 वोल्ट पर ऑपरेट होती है आपकी मशीन, सबमर्सिबल पंप ना, आज 250 वोल्ट है, और कई वोल्ट हाई हुआ? 30 वोल्ट। फिर 30 वोल्ट कम कर दें तो 190 वोल्ट। देख रहे हैं नहीं? 30 वोल्ट कम हो या 30 वोल्ट ज़्यादा, तो दोनों में किस पर ऑपरेट करना चाहिए? 190 पर, 250 पर। जैसे बहुत ज़रूरी है, मेहमान आ गए, नल आपका पानी सही नहीं देता है, सबमर्सिबल चलाना बहुत ज़रूरी है, तो 250 वाले चला लीजिए, है ना? और 190 जिस दिन रहे तो उन दिन गुड़ खिला दी, कभी घर जाकर अपने पानी पीजिए, है कि नहीं? जैसे चलाना दोनों पर नहीं चाहिए, लेकिन कंपेरेटिवली बर्न किस पर ज़्यादा होगा? 190 वाले, इस पर चांसेस ज़्यादा है, इसमें करंट ज़्यादा अट्रैक्ट करें। और जब वोल्टेज हाई है तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो बर्निंग के चांसेस कम। फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हाई पावर बोले तो लो फोकल लेंथ कि हाई फोकल लेंथ? लो फोकल लेंथ। हाई पावर ऑब्जेक्टिव एंड eyepiece should be used। अच्छा, दोनों में किसकी फोकल लेंथ स्मॉलर होती है? दोनों स्मॉल होते हैं, लेकिन दोनों में कंपैरेटिवली किसकी ज्यादा स्मॉलर? ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव ज्यादा पावर का होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस should be
यूज्ड। अब इसका फायदा उठाइए आप, इसका फायदा, लेंथ का क्या फार्मूला, बोलिए यल क्या होता है, वीओ प्लस यूई। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड में यहां पर लिख दे रहे हैं, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड। नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड मतलब क्या, इन्फिनिटी बनवा रहे हैं कि डी पे बनवा रहे हैं, इन्फिनिटी पर। नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड मतलब क्या, रिलैक्स्ड का आई की कंडीशन कि मैक्सिमम स्ट्रेन आई की कंडीशन, रिलैक्स्ड आई कंडीशन। नॉर्मल एडजस्टमेंट कहा जाए, चाहे फाइनल इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी कहा जाए, चाहे कंडीशन फॉर रिलैक्स्ड आई कहा जाए, सबका मतलब एक ही है। नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड का मतलब क्या, फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बन रहा है। तो यहाँ पर लेंथ क्या होता है, लेंथ का क्या फार्मूला जी, वीओ प्लस एफ ई होता है, और एफ ई की वैल्यू अगर स्मॉलर है तो एफ ई को अगर ड्रॉप कर दें तो एल अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, ये खास बात। अगर फोकल लेंथ वेरी स्मॉल है दोनों की, हाई पावर माने फोकल लेंथ स्मॉल, तो एफ ई को छोड़ देती है। और कुछ खास बात, ऑब्जेक्ट को कहां रखना चाहिए, पहले ये बताइए, ऑब्जेक्ट को कहां रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के फोकस के बाहर के अंदर, बाहर। ऑब्जेक्ट मतलब यूओ को फोकस के बाहर रखना चाहिए, या नजदीक से नजदीक कितना रख सकते हैं, फोकस तक रख सकते हैं, फोकस के अंदर मत रखिए, है कि नहीं। तो यूओ को हम लोग एफ ओ लिख दे रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि जो स्लाइड वगैरह की टेस्टिंग की जाती है तो वो जो नीचे ऐसे लेंस लगा होता है तो उसके करीब एकदम रखा जाता है, उसमें भी रैक पिन अरेंजमेंट लगा होता है, खिसका कर उसके पाइप की लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, है ना, जिससे दोनों लेंस के बीच की सेपरेशन इंक्रीज डिक्रीज कर सके। समझ पा रहे नहीं। तो स्लाइड किसके करीब रखी जाती है, ऑब्जेक्टिव की एकदम नजदीक। कितना नजदीक रखें, फोकल लेंथ के अंदर रहे कि बाहर रहे, बहुत क्लोजर रखेंगे तो एफ ओ तक रख सकते हैं, है कि नहीं। पास भी रखना जरूरी होता है, लेकिन अब मजबूरी है कि एफ ओ के अंदर ला नहीं सकते, हम लोग एफ ओ तक ले लें तो क्या होगा। नाउ एमपी क्या हो जाएगा, एमपी होता था माइनस डी बाई, बोलिए डी बाई एफ ई होता था इंटू वीओ बाई, ऐसा कुछ होता था कि नहीं भाई, नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड के लिए एमपी। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब कुछ नया क्या लिखने वाले हैं आप, एमपी इक्वल टू माइनस वीओ के प्लेस पर क्या रख दें, एल, और यूओ प्लेस पर क्या रख दें, एफ ओ। ये हो जाएगा डी एल बाई एफ ई इंटू एफ, एफ ई इंटू, ये मैग्नीफाइंग पावर का नया फार्मूला है, लेकिन 100% करेक्ट नहीं, अप्रॉक्सीमेट है, लगभग। ऑप्शन मैच कराने के लिए ऐसा कर सकते हैं, माने डी एल बाई एफ ओ एफ ई। नोट हुआ। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूरी तरह से समाप्त हुआ। मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला आप जानते रहिए, क्या फार्मूला है, जरा फिर से एक बार रैपिड रिवीजन हो जाए। मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या है, माइनस डी बाई यू इंटू वी ओ बाई यू। ये कैसा फार्मूला है, जनरल है कि स्पेशल, जनरल, क्योराल हमेशा लगेगा। और स्पेशल क्या है, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने तो क्या है, यहीं केवल एफ ही हो जाता है, माइनस डी बाई एफ ही और इंटू वी ओ बाई होता है। फाइनल इमेज जब कैपिटल डी पर बने तब क्या होता है, -1 प्लस डी बाई एफ ही ना, और बाकी वी ओ बाई यू आज भी रहता है। बोलिए
समझ गए कि नहीं? बातें कई पेज पर जगह जगह ऐसे काफ़ी लंबे समय तक डिस्कशन हुआ, अब पूरा हम लोग पढ़ ली खाली होता ऐसे कंक्लूड कर लेते हैं। ये हमेशा लगेगा, ये तब लगेगा जब नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड हो या फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने तब। ये कब लगेगा? जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट या कैपिटल डी पर बने तब। समझ गए? लेंथ का फार्मूला कोई बता देता? लेंथ फार्मूला क्या होता है? VO प्लस यू एफ ही तो केवल इस केस में लिखेंगे, VO प्लस एफ ही नॉर्मल एडजस्टमेंट में। जनरल फार्मूला क्या है? VO प्लस यू, जो हमेशा काम करेगा। लीजिए क्वेश्चन हो जाए। कौन ज्यादा पावरफुल, ऑब्जेक्टिव की आईपीस? ज्यादा पावरफुल मतलब फोकल लेंथ कम होगा कि ज्यादा? आए कम हो। लीजिए एक क्वेश्चन लगाइए। ये ऑब्जेक्टिव है और ये आईपीस। ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर? क्या सेंटीमीटर पर? 15 पर। इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। अब समझ लीजिए हमने एफ लिखा है, आप क्या बोलेंगे? एफ हो, आप क्या बोलेंगे? एफ ही। चलिए वो आपकी समझदारी है। According as figure, find out length of compound microscope. Compound whereas magnifying power equal to -100 और ये क्रॉस लगा देते हैं। क्रॉस मतलब गुणा करने के लिए तैयार है, 100 टाइम्स इमेज को बना देगा ना। यूनिट कुछ नहीं होती, लेकिन ऐसे शो करने के लिए कभी कभार क्रॉस लगा देते हैं, 100 क्रॉस। ये है कुछ ऑप्शन दें। पहला ऑप्शन 25 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 30 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन 30.3 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन 30.5 सेंटीमीटर। कुछ बातें न बताई जाएं तो वेल नोन सर्वविदित जो पूरी दुनिया जानती है उसी का आप लेंगे। जैसे कैपिटल डी क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25, सब लोग लेते हैं, आप भी लीजिएगा। क्वेश्चन जैसे अधूरा अधूरा लग रहा है, आपको भी लग रहा है क्या? क्योंकि इसी लेंस के लिए बताया गया, बाकी इसका इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है, सब कुछ बोला ही नहीं। एक लेक्चर केवल और होना इस पर, उसमें पूरा टेलीस्कोप हो जाएगा और रिजॉल्विंग पावर। आ रहा है कोई भाई? बोलिए, आया? इधर ट्राई कर रहे हैं। पहले सीधी सीधी बात बताइए,
जो ज़रूरत हो पहले उसको देख लीजिए क्या किस चीज़ की डिमांड किया गया है, फिर वो डिमांड पूरी कहाँ से होगी, कौन कौन से आप काम करेंगे उसको आप समझिए। लेंथ का फार्मूला क्या है पहले हमें याद दिलाइए, VO प्लस UE। तो VO छोटी सी चीज़ है, ऑब्जेक्ट दिया गया फोकल लेंथ है, तो इमेज कहाँ बनेगी वो तो बता ही सकते हैं। तो पहला एक सिंगल लेंस का एक्शन करवा को VO तो निकाल ही लीजिए, ठीक है। और जब VO आ जाएगा तब UE के बारे में आप सर्च करिए। और UE कहाँ आता है, एम्पिक फार्मूले में आता है, तो एम्पिक फार्मूले में रख दीजिए तो UE भी मिल जाएगा। आया भाई, कौन सा ऑप्शन, डी कि सी? चलिए देखिए, निकाल लीजिए क्या आएगा। डी आपसे करेक्ट है, 30.5। चलिए देखिए हम भी लगा रहे हैं सॉल्यूशन। देखिए फॉर ऑब्जेक्टिव, पहले ऑब्जेक्टिव ये सिंगल लेंस का एक्शन आप डील करिए लेंस फार्मूले से। क्या फार्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए सब कुछ लिख डालिए, ओ लगा दीजिए, कौन सा आया, ठीक। 1/VO, VO को बना रहने दीजिए। और ये कितना रख दें, हमने क्या मना किया है, साइन कन्वेंशन के इस्तेमाल, लेकिन कब, EMP और लेंथ लिखते समय। ये तो सिंगल लेंस का एक्शन है तो लिखा ही जाएगा। U कितना है जी, -15, तो प्लस लिख दे रहे हैं। और FO कितना है, इसका फोकल लेंथ 10 है, तो क्या आ जाएगा भाई, 1/VO, 1/10 माइनस 1/15, तो 1/VO क्या हो जाएगा, बोलिए। ये तो LCM कितना आ जाएगी, 30, 10 3 जा 15 2 जा, तो 1/30, यानी VO कितना आया, केवल 30 लिखते चलेगा, यानी 30 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा ही आएगा। एक बात तो पक्की हो ही गई। अब इसी में UE मिल जाता तो ऐड कर देते। ये रुक जाइए, हमसे गलती हो गई, अरे बाप रे। अब तक आप लोग जिद कर लेते कि सर आंसर ही भी नहीं सही। सी वाला ऑप्शन है 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, कौन सही है, आए सी की डी, हल्की सी भूल होने से मतलब जैसे दिमाग हमारा काम कर गया, नहीं तो भी गड़बड़ाया होता काम। आप लोग क्या, आप लोग कर, इसमें ऑप्शन ही नहीं है तो उसमें हमें झेप खाना पड़ता ना। बताइए कौन सा है, डी वाला, डी वाला। सोच लीजिए, जैसे 32 हमने बहुत सोच पूछ के लिखा है। अब आप जाने, अब यहां देखिए, सिंस EMP का फार्मूला है तो बड़ा पुराना, लेकिन आज भी कारगर है। क्या होता है, इंटू VO बाई, ऐसा लिखे। साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना, साफ बताइए। -100 दिया है तो लिखना ही है। माइनस डी कितना है, 25, माइनस जो दिया है उसको रखिए। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वगैरह लिखते समय माइनस लगाते तो वो नहीं लिखना है। UE कितना है, अरे वही तो निकालने आए हैं, झटके में पूछ रहे हैं, अच्छा लग रहा बता देंगे। VO बताइए क्या है, अरे ऊपर नहीं देख रहे हैं क्या। UO तो मान लीजिए यहाँ -15 लिखे थे, लेकिन इसमें मत रखिए -15, इसमें केवल और केवल 15 रखना है। देखिए साइन दोनों कैंसिल, +100 लिख दे रहे हैं इधर, 25/UE और 15 2 जा इंटू 2, देख रहे हैं ये कितना हो गया, 50 हो गया। अब सोचिए UE कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ 1/2 है। ज्यादा लोग पता नहीं कैलकुलेशन करें 2 कैसे ला देते थे, एक बार 2 लाए थे लोग।
कितना आ गया, यू इधर लीजिए 100 किधर ले आई, क्रॉस शिफ्टिंग 25 × 2 डिवाइडेड बाई, ये तो 50 हो गया, 50/100 मतलब 0.5, यू की वैल्यू आ गई 0.5 सेंटीमीटर। अब क्या, आप तो फेविकोल लगाना है। नाउ लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय VO प्लस VO आपने निकाला था 30, UE हमने निकाला था 0.5, फिर दोनों लोगों को ऐसे ऐड कर दिया गया, 30.5 सेंटीमीटर आया है, 30.5 सेंटीमीटर। दिस बी द कंप्लीट जवाब, यही फाइनल आंसर। समझ में आना चाहिए। काफी समय हो गया, हम लोग तो क्लास आपकी यहीं पे आज टर्मिनेट करती है। बहुत लंबे समय तक हम लोग जुड़े रहे, पूरी बातों का आनंद लिया गया। एक डिवाइस और बची हुई है, टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप कल पढ़ा जाएगा, ये कल के लेक्चर में होगा, टेलीस्कोप एंड रिजॉल्विंग पावर। एक लेक्चर बाद ये पूरा समाप्त हो जाएगा। अब आपको पढ़ना रहेगा कौन सा, वेव ऑप्टिक्स। बहुत सुपीरियर चीज़ है वेव ऑप्टिक्स। चल लीजिए, क्लास ओवर होती है, समय समाप्त हुआ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।